सफ़र मावरा की तारीख और पुरस्कार दुनिया में आप सबको खुशामदीद। हमारा मकसद आप तक खौफ, सस्पेंस और माफ़ाकुल फ़ितर नासिर पर मुश्तमिल वो मायारी कहानियाँ पहुँचाना है जो इंसानी अक्ल की हदूद को चैलेंज करें और खौफ को बेदार करें। इस कहानी को तहरीर किया मोहम्मद सुफियान नजम ने, सताबंदी अब्दुल हादी ने की है और इस तमाम प्रोजेक्ट की एडिटिंग किबरान महमूद कर रही हैं। मुजफ्फराबाद हाईवे पर गाड़ियाँ तेज़ रफ्तारी से आ जा रही थी। दिन अभी ढला नहीं था, लेकिन आसमान पर छाए गहरे बादलों की वजह से ऐसा मालूम होता था जैसे रात होने को है। आहिस्ता आहिस्ता गाड़ियों की तादाद कम होती जा रही थी, लेकिन एक स्याह रंग की कार तेज़ रफ्तारी से चल रही थी। उस गाड़ी में 5 लोग सवार थे और उनकी मंजिल कश्मीर थी। थोड़ी देर बाद उन 5 को ये मालूम हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता अब गाड़ियों की तादाद ना होने के बराबर रह गई है। ड्राइविंग सीट पर बैठा शख्स कुछ गुस्से में लगता था। उसने अपने साथ वाली सीट पर बैठे हुए शख्स को मुखातिब किया। साथ, ऊपर देखा है तुमने? हाँ यार, साद ने फिक्रमंदी से कहा। अगर हम हाईवे के रास्ते से जाएं तो हमें 2-3 घंटे मज़ीद लगेंगे और बारिश किसी भी वक्त शुरू हो सकती है और यहाँ हम बिल्कुल भी रुक नहीं सकते। पीछे की सीट पर 3 लोग बैठे थे। दाएं जानिब खिड़की से बाहर देखता हुआ शख्स जैन था। उसके साथ एक नौजवान बैठा था जिसके सर के बाल काफ़ी बड़े और बिखरे हुए थे। आंखों पर ऐनक थी और शेव भी काफ़ी बड़ी हुई और बेतरतीब थी। उसका नाम नवीद था, जबकि उसके साथ काफ़ी गहरी निगाह रखने वाला, सर पर टोपी जमाए और शरीयत के मुताबिक दाढ़ी मूछ रखने वाला एक नौजवान था जिसका नाम इमरान भट्ट था। ड्राइविंग सीट पर एक खूबरू नौजवान बैठा था जिसका नाम हारिस था, जबकि उसके साथ एक कदरे फरमा दिखाई देने वाला और शक्ल से काफ़ी मासूम और बच्चा सा नजर आने वाला शख्स बैठा था जिसका नाम साद बेग था। उन्होंने ये सोचा भी नहीं था कि उन्हें ख़राब मौसम का सामना भी करना पड़ सकता है और अब वो फंस चुके थे। दरअसल नवीद, जो कि काफ़ी झगड़ालू और लड़ाई पसंद वाक़ हुआ था, उसके कुछ कारनामों की वजह से उन्हें लेट हो गया था और अब रात होने लगी। वो सब काफ़ी परेशान थे। साद झुंझलाया हुआ सा मैप को देख रहा था, जबकि हारिस के हाथ मजबूती से स्टीयरिंग व्हील पर जमे थे। कहीं दूर बिजली कड़क रही थी और उन 5 को यह मालूम था कि ये सफ़र काफ़ी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि कश्मीर अभी भी 70-80 किलोमीटर के फासले पर था। तुम निकलने से पहले वेदर चेक नहीं कर सकते थे? हारिस साद पर बरसने लगा। साद ने भी तेज नजरों से हारिस को घूरा। तभी जैन की गंभीर आवाज़ गाड़ी में गूंजी। देखो, यहाँ का मौसम कभी भी प्रेडिक्टेबल नहीं होता। कभी भी यहाँ बादल आ सकते हैं और बारिश हो सकती है, लिहाजा इसमें किसी का भी कोई याद नहीं है। नवीद की बेजार सी आवाज़ गाड़ी में गूंजी। जो भी है मुझे नहीं पता, मुझे कश्मीर पहुँचना है। तुम लोग पहले नहीं दे सकते थे? इमरान ने कहा। कोई शॉर्टकट देख लो। हारिस ने गाड़ी की स्पीड स्लो की और साथ की तरफ देखा। हाँ मिस्टर मैप, बताइए कोई शॉर्टकट है तो। साद के चेहरे पर एक अजीब सा तासुर आया। उसने गूगल मैप को देखा। हाँ एक है तो। इमरान ने उसे घूरा। तो पहले अर्ज करते ना जनाब, वो हमें 1 घंटे में कश्मीर पहुंचा देगा। साद की परेशान सी आवाज़ गाड़ी में गूंजी। नवीद ने गुस्से से कहा, तो तू पहले बोलता ना। मगर मेरी बात सुनो, साद ने सहमी आवाज़ में कहा। हमें वहाँ से नहीं जाना चाहिए शायद। और हमें क्यों नहीं जाना चाहिए? आप ठीक तरह कुछ बोलेंगे? हारिस ने गुस्से से कहा। हारिस ने गाड़ी हाईवे के किनारे पर रोक दी। यहाँ ब्रेक तो मत लगाओ, साद ने कहा। पहले तुम ठीक से कुछ बताओ, हारिस ने जवाब दिया। मुंह खोलो अपना। पिछली सीट से इमरान की आवाज़ सुनाई दी। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर एक टर्न आएगा, वहाँ से एक ब्रिज शुरू होगा, उसका नाम कोहलना ब्रिज है। उसे क्रॉस करने के बाद जंगली रास्ता शुरू होगा जो कि जंगलात को काट के बनाया गया है। उस रोड का नाम कोहलना रोड है और अगर हम उस रोड पर मुसलसल 1 घंटा चलें तो हम कश्मीर पहुँच जाएंगे। वो एक शॉर्टकट तो है, लेकिन लोग वहाँ से ट्रैवल करना ज़्यादा पसंद नहीं करते और वहाँ पर गाड़ियाँ ना होने के बराबर ही होती हैं। तो हम कर भी क्या सकते हैं? पिछली सीट से नवीद चिल्लाया। हमारे पास ना तो इतना पेट्रोल है और ना इतना वक्त, इसलिए चलो
बारिश शुरू हो गई ना तो ऐसी की तैसी हो जाएगी हमारी। हाईवे का हाल तुम्हारे सामने है कि गाड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं है, और 1 घंटे तक तो शायद हम सरवाइव कर ही सकेंगे। रास्ता कंफर्म है तुम्हें? हारिस ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए साद से पूछा। हाँ, रास्ता तो कंफर्म है। हाँ, साद ने सोचती हुई नज़रों से गूगल मैप को देखा। यहाँ से 1 किलोमीटर बाद हमें राइट टर्न लेना होगा। हारिस ने एक्सेलरेटर पर दबाव बढ़ाया और गाड़ी एक झटके से आगे बढ़ गई। जो वो आगे बढ़ते जा रहे थे, हवाओं की रफ्तार तेज़ तर होती जा रही थी और बादल मज़ीद गहरे होते जा रहे थे। तभी उन्हें दिखाई दिया कश्मीर कोहलना रोड, कश्मीर 30 किलोमीटर। साथ में थोड़ा हिचकिचाते हुए दाएं तरफ उस लंबे ब्रिज और उसके पार नज़र आती सड़क को देखा। उसे मालूम हो रहा था कि ये वही रास्ता है जिसके बारे में साद ने बताया था, क्योंकि वो जंगलात को काट कर ही बनाया गया लगता था। क्या यही रास्ता है? हारिस ने साद की तरफ देखते हुए पूछा। साद ने थूक निकल कर सर को हाँ में हिलाया और हारिस ने गाड़ी दाएं तरफ नजर आने वाले उस रास्ते पर मोड़ दी। गाड़ी के मुड़ते ही हवाओं की रफ्तार गैर मामूली तौर पर तेज हो गई। बिजली जोर से कड़की। एक लम्हे को सारे में रोशनी फैली और फिर मुकम्मल तारीकी। अब रात होने को आई थी और अंधेरा पूरी तरह छा चुका था। उन्हें दूर वो ब्रिज दिखाई दे रहा था। उनके आसपास कई और बोर्ड्स थे, लेकिन दरख्तों के पत्तों ने उन्हें पूरी तरह ढांप रखा था और उन पर लिखी तहरीरें नहीं पढ़ी जा रही थी। आयु शोर साहब, क्या सही रास्ता है? जैन ने इस सब ने पहली मरतबा ज़बान खोली। हाँ, साहब ने आहिस्तगी से जवाब दिया। अब वो पुल के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे और वो देख सकते थे कि ये पुल कई 100 साल पुराना लग रहा था। हारिस ने हिचकिचाते हुए पुल की तरफ देखा और ये वही लम्हा था जब उनकी गाड़ी के सामने एक इंतहाई कमज़ोर, नहीफ और लागर बुरा अचानक कहीं से आ गया। हारिस ने ज़ोर से ब्रेक पर पाँव रखा। गाड़ी के टायर चरचराए और वो झटके से रुक गई। बूढ़ा गाड़ी के नीचे आते आते बचा था। वो अभी भी अपनी लाठी सड़क पर टिकाए उन्हें घूरे जा रहा था। उसकी उम्र 70-75 के लगभग होगी और आंखों के नीचे गहरे हल्के थे। अबे यार, अब ये क्या है? नवीद की बेजार सी आवाज़ गाड़ी में घुस, और तभी वो बूढ़ा हारिस की साइड पर आया और उसने खिड़की पर जोर से दस्तक दी। हारिस के तो पसीने ही छूट गए। साद भी कांप रहा था। पिछली सीट पर बैठे उन तीनों ने भी फिक्रमंदी से बूढ़े को देखा। क्या करूँ अब? हारिस ने कहा। तो यार, हो सकता है उसे मदद की ज़रूरत हो, इमरान ने कहा। और नहीं भाई, मुझे सही बंदा नहीं लग रहा, नवीद ने डरते डरते ज़बान खोली। उन्होंने देखा कि वो बूढ़ा हाथों से उस पुल की तरफ इशारा कर रहा था। शायद वो कह रहा है कि इस पुल के पार छोड़ दो मुझे, जैन ने कहा। तभी अचानक जोर से बिजली चमकी और इतनी तेज हवा चली कि उनकी गाड़ी के इर्द गिर्द धूल इकट्ठा हो गई। हारिस ने कहा, चले आगे फिर। सब ने हाँ में सर को जुम्बिश दी और हारिस ने गाड़ी उस पुल पर चढ़ा दी। थोड़ी देर बाद उसने पलट कर पीछे देखा और अब वो बूढ़ा वहाँ नहीं था। शायद वो जा चुका था, लेकिन अब एक नई मुसीबत उनकी मुंतज़िर थी। बारिश के कतरे आहिस्ता आहिस्ता स्क्रीन पर गिरकर उसे धुंधला कर रहे थे। हारिस ने परेशानी से माथे पर हाथ रखा। वो यार, अभी इसी कमी रह गई थी क्या? अभी तो बारिश हल्की ही थी, लेकिन उन्हें पता लग रहा था कि आहिस्ता आहिस्ता तेज़ हो रही है। हवाओं के झक्कड़, कड़कती हुई बिजली और उन घने दरख्तों के दरमियान पतली सी सड़क पर दौड़ती वो अकेली कार। अब जब से वो इस रास्ते पर मुड़े थे, उन्होंने अपने आसपास कोई भी गाड़ी नहीं देखी थी। अब हारिस को स्क्रीन को अच्छी तरह देखने के लिए थोड़ी थोड़ी देर के बाद स्क्रीन पर वाइपर्स चलाने पड़ रहे थे। सबके चेहरे परेशानी की आमाज का बन चुके थे। वो कभी खिड़की से बाहर,
आसमान को देखते जहाँ बारिश लम्हा ब लम्हा तेज हो रही थी। और तभी साद की तरफ हारिस ने साद को मुखातिब किया। हाँ भाई, सीधा चलना है अभी। साद ने आहिस्तगी से सर हाँ में हिलाया। आहिस्ता आहिस्ता जंगल मजीद घना और गहरा होता जा रहा था। अब बारिश इस कदर तेज़ हो चुकी थी कि हारिस को स्क्रीन देखने के लिए मुसलसल वाइपर्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा था, और अब उसे गाड़ी की रफ्तार भी कम करना पड़ी थी, जिस पर नवीद ने एहतजाज किया। क्या हुआ, गाड़ी तो तेज़ चला। हारिस ने गुस्से से नवीद को घूरा। ओ भाई, ज़रा बाहर देखने की जहमत फरमाओ, ये मौसम देखो, ज़रा सी लापरवाही हुई ना, इसे दरख्त से टकरा दोगे आप। ऊपर से इतना अजीब रोड है ये। उसने अचानक साद को देखा। ओ भाई, तुम्हें क्या हुआ, इतनी सर्दी में तुम्हें पसीने की छूट रहे हैं तुम्हारे। बस किसी तरह यहाँ से निकलो यार, यही चाहता हूँ, साद ने डरी हुई आवाज़ में कहा। जैन ने कहा, साद ने नोट किया जब से हम यहाँ पे मुड़े हैं, तुम्हारी हालत कुछ ठीक ही लग रही। कोई इशू है तो बताओ, क्योंकि मुझे लग रहा है तुम कुछ छुपा रहे हो। इमरान ने भी जैन की तारीफ में साद की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। तुम कहीं किसी गलत रास्ते से तो नहीं ले गए हम लोगों को? नहीं यार, रास्ता तो यही है, मैप में यही शोर है, साद ने आहिस्तगी से कहा। तुम लोगों ने कहा था कि कोई शॉर्टकट बताओ, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया, वरना अगर मैं होता तो मैं तो कभी इस रास्ते से ना आता भाई। हारिस ने ज़ोर से गाड़ी के ब्रेक लगाए और गाड़ी झटके से रुकी। वो सब आगे को हुए। ओ क्या हुआ, इमरान ने कहा। हारिस ने साद को घूरा। ये क्या फरमा रहे हो प्यारे भाई, अगर आप होते तो क्यों ना ये शॉर्टकट इस्तेमाल करते, वजह बताओ हमें। बाकी सब ने भी ऐसे साद को देखा जैसे वो भी हारिस की तायद कर रहे हों और उससे पूछ रहे हों कि आखिर क्या वजह है। अब वो सब जंगल में घने दरख्तों के दरमियान बरसती बारिश में खड़े थे, जहाँ आगे और पीछे मौत का सा सन्नाटा था। और तभी साद ने एक झटके से हारिस को देखा। ओ भाई, कार क्यों रोकी तूने यहाँ पर? उन सब ने देखा कि साद का जिस्म कांप रहा था। तुझे यहाँ पे कार नहीं रोकनी चाहिए थी। हारिस ने उसे देखा। क्यों भाई, क्यों नहीं रोकनी चाहिए थी? बस नहीं तो नहीं यार, बताया है मैंने, यहाँ से एक दफ़ा निकलो तुम लोग, एक दफ़ा पहुँच जाओ खैरियत से, तुम्हें मैं सब कुछ बताऊँगा, लेकिन जल्दी चलो यहाँ से, जल्दी। हारिस ने कहा, जब तक आप कुछ इरशाद फरमाएंगे नहीं, मैं कार आगे नहीं बढ़ा रहा। और तभी वो सब अपनी सीटों से चिल्लाते हुए बुरी तरह उछल पड़े, क्योंकि उन्होंने एक चीख सुनी थी, एक खौफनाक चीख, जो कि उस मौत के सन्नाटे में देर तक लहराती और गूंजती चली गई। वो इस बात का तयन न कर सके कि वो चीख किसी जानवर की थी या इंसान की, लेकिन उनके उछलने का सबब ये था कि वो चीख उनकी गाड़ी के इंतहाई करीब से सुनाई दी थी। हारिस ने आओ देखा ना ताओ एक झटके से गाड़ी स्टार्ट की, एक्सेलरेटर पर दबाव बढ़ाया और गाड़ी कमान से निकले तीर की मानिंद आगे बढ़ती गई। हारिस अपने कांपते हाथों से गाड़ी के स्टीयरिंग को संभालने की कोशिश कर रहा था। सब बैठे हुओं के हाथ पांव भी फूल रहे थे। उन सबको डर लग रहा था, शदीद खौफ। बरसती बारिश की बौछारों में उनकी गाड़ी तेज़ रफ्तारी से जा रही थी, लेकिन अब हारिस को ऐसा लगना शुरू हो चुका था जैसे गाड़ी पर उसका कंट्रोल खत्म हो चुका है और गाड़ी जहाँ चाह रही है हमें लेकर जा रही है। चंद मिनट बाद उनके हवास ठिकाने पर आए और हारिस ने गाड़ी की तेज़ रफ्तार स्पीड को कुछ स्लो किया। यार क्या हो गया है, इतना उछल क्यों रहे हो? इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, देखो हो सकता है किसी जानवर की चीख हो, अब जंगल में आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? जैन ने बिल्कुल अपने लहजे को मामूली बनाने की कोशिश की। उन्हें उस चीख की बाज़ गश्त अभी भी अपने कानों में सुनाई दे रही थी। हवाओं के झगड़ों में अचानक गैर मामूली तौर पर इजाफा महसूस हुआ और टक टक की आवाज़ के साथ उनके ऊपर मौजूद दरख्त की कुछ टहनियाँ टूटकर
ان کی گاڑی پر گری۔ شکر تھا کہ ونڈ اسکرین محفوظ رہی، اور یہ بھی شکر تھا کہ ٹہنیاں زیادہ بڑی اور وزنی نہیں تھی، ہلکی پھلکی ہی تھی۔ سعد کو برستی بارش میں باہر نکل کر ان ٹہنیوں کو گاڑی کی چھت سے ہٹانا پڑا، اور پھر وہ آگے بڑھے۔ اور چند لمحوں بعد ایک اور بھیانک چیخ۔ حارث کے ہاتھ پاؤں اس دفعہ واقعی پھول گئے، اور اس کے ہاتھوں میں واضح طور پر دوبارہ لرزہ محسوس ہوا۔ وہ اسٹیئرنگ کو سنبھالنے میں ناکام تھے۔ مجھے لگ رہا ہے میں کنٹرول نہیں کر پا رہا گاڑی کو، اب کی بار واقعی میں نہیں کی۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ سلو کرنے کی کوشش کی، لیکن نہیں۔ تبھی نوید غصے سے اپنی سیٹ سے آگے ہوا اور اس نے سعد کی گردن پکڑی۔ کیا بکواس ہے؟ تو کہاں لے گیا ہمیں؟ بتا، کہاں لے گیا ہمیں تو؟ جذباتی ہونے کا ٹائم نہیں ہے۔ زین نے ایک جھٹکے سے سعد کی گردن نوید کے ہاتھوں سے چھڑوائی۔ نوید منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتے ہوئے پیچھے ہو کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد حارث نے اپنے حواس مجتمع کیے اور گاڑی کی سپیڈ سلو کی۔ شکر تھا کہ خیریت سے گاڑی کی سپیڈ سلو ہو گئی اور وہ نارمل رفتار سے آگے بڑھتے گئے۔ کچھ دیر بعد ایک اور اچھی چیز یہ ہوئی کہ ان کے بائیں طرف پہاڑیاں نظر آنا شروع ہو گئی۔ منہ کے دائیں طرف ابھی بھی گھنے درخت تھے، لیکن انہیں یہ گنا تسلی کا احساس ہوا کہ شاید اب ان کا کٹھن سفر ختم ہونے والا ہے۔ اوہ، ایٹ لیسٹ ہم صحیح راستے پر ہیں، زین نے ریلیکس ہو کر کہا۔ سعد کے مادے سے بھی پسینے کی بوندیں اب غائب ہونا شروع ہو گئی تھی، اور وہ بھی ٹیک لگا کر ریلیکس ہو کر بیٹھا ہوا تھا۔ ہم تقریباً 40 منٹ سے چل رہے ہیں، اور اگلے 20 منٹ میں ہمیں اس خطرناک جگہ سے باہر ہونا چاہیے، حارث نے سرگوشی کی۔ حارث نے ونڈ اسکرین کے پار دیکھتے ہوئے کہا، اور تبھی انہیں گاڑی کی دھندلی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں ایک ہیولا سا نظر آیا۔ وہ اتنی دور سے یہ کہہ نہیں سکتے تھے کہ وہ مرد ہے یا عورت، لیکن وہ یہ ضرور دیکھ سکتے تھے کہ وہ گاڑی کو روکنے کے لیے ہاتھ ہلا رہا ہے۔ جیسے جیسے وہ قریب آتے گئے وہ ہیولا واضح ہوا۔ وہ ایک دراز قد 22-23 سالہ لڑکی تھی، جس کے بال کھلے تھے اور اس نے کالا لباس پہن رکھا تھا۔ وہ ابھی بھی مسلسل ہاتھ سے ان کی گاڑی کو رکنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ حارث صاحب، گاڑی روکیے، اسے ہیلپ چاہیے شاید۔ عمران نے ونڈ اسکرین کے پار نظر آنے والے منظر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ منظر دیکھ کر سعد کی تو آنکھیں پھیل گئیں۔ اس کا جسم دوبارہ پسینے میں بھیگ چکا تھا اور وہ لرز رہا تھا۔ ایک کونے میں بیٹھے زین کی ریڑھ کی ہڈی میں بھی سخت رہل دوڑ گئی۔ گاڑی مت روکنا، گاڑی مت روکنا، سعد نے بیٹھے ہوئے گلے کسی آواز میں کہا۔ کیوں بھائی، کیوں نہ روکے؟ نوید نے بھی عمران کی ہاں میں ہاں ملائی۔ پلیز پلیز نہیں، جو مرضی ہو جائے، پلیز گاڑی مت روکنا۔ حارث، گاڑی کی سپیڈ بڑھا پلیز، میں تمہیں آگے جا کے سب کچھ بتاؤں گا، لیکن ابھی نہیں۔ اور اس نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ لیے۔ لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اسے واقعی مدد چاہیے ہو، نوید نے کہا۔ یار، تمہارا دماغ درست ہے، سعد نے سختی سے کہا۔ تمہاری عقل میں یہ بات نہیں آ رہی کہ دیکھو ہم کس علاقے میں ہیں، کشمیر والی سائڈ پہ، اور یہاں کے لوگ اپنی خواتین کو اس ٹائم کھلے میں اس طرح سے جنگل میں اجازت دیں گے؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ کبھی نہیں، ایسا کبھی نہیں سکتا۔ پلیز گاڑی کی رفتار بڑھاؤ یار، پلیز یہاں سے جلدی چلو۔ لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں باہر سے آئی ہو اور بھٹکی ہو ہماری طرح یہاں پہ، عمران نے کہا۔ گاڑی کی رفتار اب بے حد آہستہ ہو گئی تھی، وہ اس کے بالکل قریب پہنچنے والے تھے۔ ہاں یار، شاید ہمیں پوچھ لینا چاہیے، عمران نے دوبارہ کہا۔ زین کے منہ میں تو شاید الفاظ ہی نہیں تھے، کیونکہ وہ اپنی پھیلی ہوئی آنکھوں سے اس لڑکی کو گھورے جا رہا تھا۔ شاید اسے ڈر لگ رہا تھا۔ گاڑی اس کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی اور وہ بس رکنے ہی والی تھی، لیکن تبھی حارث نے کچھ ایسا دیکھا جسے دیکھنے کے بعد اس نے ایکسلریٹر پر پوری طاقت سے پاؤں کا دباؤ بڑھایا اور گاڑی اس لڑکی کے قریب سے زن کر کے تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ ارے روکا کیوں نہیں تو نے؟ نوید نے کہا۔
حارث گہری گہری سانسیں لے رہا تھا. اس نے کسی کے بات کا کوئی جواب نہیں دیا. عمران نے اپنی سیٹ سے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اس کے ہوش اڑ گئے. وہ لڑکی وہاں پر اب نہیں تھی. کچھ دیر بعد حارث نے چڑھی ہوئی سانسوں کے درمیان کہا, آخر وہ کیا تھا؟ کیا تھا؟ سب نے چونک کر حارث کو دیکھا. ہاں, تم نے اتنی تیزی سے گاڑی کیوں بڑھائی آگے سے؟ اس لڑکی کے پاؤں, میں نے اس کے پاؤں کی طرف دیکھا تھا. یقین کرو میری بات کا, وہ انسانی پاؤں نہیں تھے, وہ کسی بکرے کے پاؤں جیسے تھے. سب نے ڈیری ڈیری آوازیں نکالی. سعد نے تائید کی, ہاں میری بھی نظر پڑی تھی. دیکھو, مجھے یہ سب باتیں معلوم تھیں اور میں اسی لیے تب سے پریشان تھا. میں نے کہیں پڑھا تھا اس راستے کے بارے میں, باتوں کے حوالے سے, کہ یہاں پر ایسی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن ایک تو میں خود بھی ان باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا, اور پھر مجھے یہ لگا کہ تم لوگ میرا مذاق اڑاؤ گے اگر میں تم لوگوں کو بتایا تو. نوید اب ڈر کر اپنی آنکھیں بند کر چکا تھا اور عمران زیر لب آیت الکرسی پڑھ رہا تھا. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ حارث نے کہا, یہ کیسے ہو سکتا ہے آخر؟ اور تبھی سعد کی طرف سے ایک گھٹی گھٹی چیخ نکلی. سب نے سعد کی طرف دیکھا. نہیں, میں قسم کھا سکتا ہوں یہ وہی درخت ہے, یہ ہمارے بائیں طرف وہی پہاڑی ہے یہاں پہ ہم 10 منٹ پہلے تھے. یہ پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ان سب نے حیرت سے اپنے آس پاس دیکھا اور واقعی ان کی چہروں پر ہوائیاں ہونے لگی. سعد ٹھیک کہہ رہا تھا, وہ اسی جگہ پر تھے جہاں پر وہ 10-15 منٹ پہلے تھے. پیٹرول ختم ہونے والی گاڑی, کسی بھی ٹائم گاڑی بند ہو جائے گی. وہ لڑکی دوبارہ آئے گی, وہ نہیں چھوڑے گی ہمیں. نوید آنکھیں بند کیے بڑبڑا رہا تھا. حارث بڑی مشکل سے ہمت جما کر کے گاڑی چلا رہا تھا. وہ سب ابھی بھی سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ آخر ان کے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے. جب سے انہوں نے وہ سینکڑوں سال پرانا برج کراس کر کے جنگل میں گاڑی داخل کی تھی, تب سے ان کے ساتھ عجیب و غریب چیزیں ہونا شروع ہوئی. گاڑی کی سپیڈ اب فل تیز تھی. بس وہ جلد سے جلد اس جگہ سے نکل جانا چاہتے تھے. انہوں نے عہد کیا کہ آئندہ کبھی اس طرف کا وہ رخ بھی نہیں کریں گے. لیکن جنگل کا ایک قانون ہے کہ آپ اس میں داخل تو بے مرضی سے ہوتے ہیں, لیکن اس سے باہر اپنی مرضی سے نہیں جا سکتے. آپ وہی دیکھتے اور سنتے ہیں جو جنگل آپ کو دکھانا اور پھروانا چاہتا ہے, لیکن وہ شاید اس قانون سے واقف نہیں تھے. گاڑی میں اب موت کا سناٹا چھا چکا تھا. ہر کوئی اپنے ہونٹوں کو خاموشی سے بند کیے آنے والے حالات کا منتظر تھا. اور تبھی گاڑی ہچکولے کھانے لگی. شاید پیٹرول ختم ہو رہا تھا. ہمیں 20 منٹ اوپر ہو چکے ہیں اس جنگل میں گھومتے ہوئے, اب تک تو ہمیں یہاں سے باہر نکل جانا چاہیے تھا. زین نے حیرانگی سے کہا, بار بار وہی درخت, وہی پہاڑیاں, آخر یہ چل کیا رہا ہے یار؟ تم لوگوں کو شوق کا شارٹ کٹ لینے کا. ساتھ نے غصہ کیا. اب بھائی میرے یہاں انٹرنیٹ نہیں چل رہا کہ میں لوکیشن دیکھوں گا. اب لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یار, صرف دعا کرو. عمران نے ڈرتے ہوئے زبان کھولی. اچانک ہواؤں کی رفتار میں غیر معمولی طور پر اضافہ محسوس ہوا. حارث کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر کانپنے لگے اور انہیں کچھ محسوس ہوا تھا. شاید گاڑی کی چھت پر کوئی چیز آ کر گری تھی, کوئی بھاری وزنی چیز. لیکن آخر وہ کیا تھا؟ ہواؤں کے جھکڑوں سے ان کے کانوں میں سائیں سائیں ہو رہا تھا. اوہ یار, اب یہ کون سی نئی مصیبت ہے؟ سعد نے کہا. ان سب کی دھڑکنوں کی رفتار واقعی تیز ہو چکی تھی, کیونکہ ان سب کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ گاڑی کی چھت پر کوئی تو ہے اور وہ انہیں دیکھنے کی یا جھانکنے کی کوشش بھی کر رہا ہے ونڈشیلڈ سے. اور یہ وہی لمحہ تھا جب گاڑی کے ونڈشیلڈ کے پار ایک چہرہ ابھرا. خدا کی پناہ, کس قدر بھیانک چہرہ تھا وہ. اس کی کھال جگہ جگہ سے اتری ہوئی تھی اور وہاں سے ہڈیاں جھانک رہی تھیں. آنکھوں کی جگہ 2 سوراخ تھے اور دونوں ہونٹ درمیان سے کٹے ہوئے تھے, جن میں سے خون کی بوندیں ٹپک کر ونڈ سکرین سے ہوتی ہوئی گاڑی کے بونٹ پر گر رہی تھی.
उन सब के गलों से भयानक चीखें निकली। हारिस ने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। उसके हाथ स्टीयरिंग से छूट गए। गाड़ी बुरी तरह लहरा रही थी और तभी अचानक जोरदार धमाके की आवाज़ से वो किसी दरख्त से टकरा गई। हर तरफ टूटे कांच की आवाज़ थी। उन सब के मुंह जो चीखों के लिए खुले थे खुले ही रह गए। आसमान में जोर की बिजली चमकी। एक लम्हे को सारे में रोशनी फैली और वो गाड़ी जो कि दरख्त से टकरा चुकी थी दिखाई दी। और फिर मुकम्मल सन्नाटा, सिर्फ बारिश के आहिस्ता आहिस्ता गिरते कतरों की आवाज़। क्या हारिस और उसके दोस्त इस खतरनाक हादसे से जिंदा बच पाएंगे? वो भयानक चेहरा आखिर किसका था? और इस खौफनाक सफ़र का अंजाम जानने के लिए इस कहानी के अगले पार्ट का इंतज़ार कीजिए। अगर इस कहानी ने आपकी धड़कनों में इजाफा किया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें ये लाजमी बताइएगा कि अगर आप उन पांचों की जगह उस खौफनाक जंगल में फंस चुके होते तो आप क्या करते। इस तरह की मज़ीद पुरअसरार कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए।